नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो मारो राजस्थान। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त तो चला है आज की 7 बड़ी खबरों का। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एक एक करके कि आज किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। दिल्ली से जयपुर तक सुर्ख कैसे बदले, तेवर कैसे बदले, हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही बेरोजगारों का दांडी मार्च जो कई मांगों को लेकर के दांडी तक पहुंच रहे हैं, और ड्रोन, ड्रग और साजिश का कनेक्शन आखिरकार क्या कहता है। लाइफलाइन पर संकट किस तरीके से आ गया है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। 5वीं बड़ी खबर होगी पत्थरों की बारिश कहां पर हो रही है, बताएंगे। मारो राजस्थान में उम्मीदों का टेसू झांसी क्या है, प्रकृति की वादियों में रामलीला किस तरीके से आयोजित की जा रही है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ऑब्जर्वर पर सीएम अशोक गहलोत ने तंज कसा है। सियासत की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऑब्जर्वर की एक मर्यादा होती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष की सोच, व्यवहार के ढंग से काम करें। साथ देने वाले विधायकों का साथ आखिरकार कैसे छोड़ दूं, ये सियासत के जादूगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में इन बयानों को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आखिर 102 विधायक भड़के क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि यह रिसर्च का विषय है कि उनमें इतना डर आखिरकार क्यों था। बिना नाम लिए सचिन पायलट पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं लगातार, और सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आखिरकार 102 विधायक क्यों भड़के। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाता तो 102 विधायकों के साथ इंसाफ नहीं होता। पहले सॉरी, अब उठाए सवाल। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली से जयपुर तक बदल गए तेवर। ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहार पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। 29 सितंबर को दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, तो न सिर्फ उनके जुबान बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी सॉरी वाली थी। उन्होंने 50 साल में पहली बार कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव के पारित न होने पर खुद को आहत बताया था। मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर, और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान में छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीएम साहब में कॉन्फिडेंस लौटने लगा, और 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने दिल्ली दरबार के प्रतिनिधियों यानी ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। दिल्ली में गहलोत ने कहा था कि उन्हें अपने मित्रों के रवैये पर खेद है, लेकिन जयपुर में सीएम साहब एक तरह से अपने समर्थकों के उस रवैये पर सफाई पेश करते दिखे। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने उनको कहा एमएलए को जाके
कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है। तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी के भरोसे छोड़ के जा रहा है। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अध्यक्ष की रेस में शामिल न होने के उनके ऐलान के पीछे भी कुछ वाजिब तर्क थे। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ। 25 सितंबर की घटना के बाद से जिस तरह से उनके समर्थकों ने सचिन पायलट को अपने निशाने पर लिया था, गहलोत ने वैसे खुलकर तो नहीं, लेकिन संकेतों में बीजेपी और विरोधी गुट के रिश्तों पर भी करारा तंज कसा। जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी, वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी भूचाल के लिए सीएम की रेस को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन बीकानेर में सीएम ने साफ कर दिया था कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी और वे ही अगला बजट पेश करेंगे। सरकार पहले बच गई, अब भी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा। दिल्ली में माफी से लेकर जयपुर में सीएम की सवालों की झड़ी राजस्थान की सियासत में बदलती सियासत का संकेत है। यानी 25 सितंबर के बाद चाहे राजस्थान में जो भी कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अब लगता है कि वो सस्पेंस खत्म हो गया है और राजस्थान की सियासत अपने ढर्रे पर चलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान में हुए हालात के बाद भी हम अपने बजट और अच्छे कार्यों की बदौलत 2023 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम आए दिन होते रहते हैं और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट आज भीलवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने पहुंचे थे। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी देखिए। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 सालों से लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और जिले के सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। यहाँ तक कि जयपुर और उदयपुर से भी ब्लड लेने के लिए टीमें आती है। हमारे साथ विजन वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हर बार आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचकर ब्लड देते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जयंती 2 अक्टूबर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसी तरह 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, ये दोनों ऐसे तीनों महापुरुष हैं। इनकी जयंती के मौके पर हम साल में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो ब्लड कैंप करते हैं। हमारा संस्था का विजन है कि हम आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जो विचार हैं उनको गांव में युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि देश एक अखंड रहे। मैं समझता हूं इस संस्था में जो हजारों की संख्या में नौजवान युवा पीढ़ी जो जिले से आती है, बिना निस्वार्थ भावना से हर बार साल में 2 बार ब्लड करते हैं, ब्लड देते हैं, रक्तदान देते हैं। उससे उनके विचार गांव तक पहुंचेंगे तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरीके से आज 70 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगाई जा रही है। उनके विचारों को गांव तक फैलाए जा रहे हैं, उनके विचारों को मोहल्ले तक, घर परिवार में फैलाए जा रहे हैं ताकि परिवार एक रहे, देश अखंड रहे।
तो वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दौसा पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास प्रमाण है तो वे चुप क्यों बैठे हैं। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं। सर, आज पूरे वैसे प्रदेश में सियासी संकट चल रहा है। आज सुबह गहलोत साहब का बयान आया कि 2020 के संकट के दौरान भाजपा ने यानी आप लोगों की पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की और 10 से 20 करोड़ रुपए के विधायकों को प्रलोभन दिया। अगर गहलोत साहब के पास कोई प्रमाण है तो चुप क्यों बैठे हैं। सरकार उनकी है, एसीबी उनकी है। एसीबी के अंदर 1 2 नहीं 3 परिवाद उन्होंने दर्ज कराए। क्या कारण है कि एसीबी आगे नहीं बढ़ी। चोर की दाढ़ी में तिनका है। गहलोत साहब ने अपनी सरकार को जिस प्रकार के प्रलोभन से बचाया है, आज कभी मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में और कभी अलग अलग जगह पर मंत्री का दर्जा देकर उन्होंने असंतोष को कम करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार का संस्थागत भ्रष्टाचार अब राजस्थान के अंदर जो मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका के अंदर सरकार के विधायक और चुनाव लड़े हुए लोग आ गए हैं, वो सब लोगों ने देखा है। अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए के खानों का आवंटन जब किया, जो 5 सितारा होटल में कैद थे, और हमने थोड़ी उनको कहा था कि वो 5 सितारा होटल में वो और उनके उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन पीसीसी की चीफ अलग जगह पर खेमा बनाए। आज पर्यवेक्षक जब आए, कलाई सामने खुल गई, उस समय भी 2 गुटों ने एक दूसरे को ललकारने का काम किया। इसलिए उनके आरोप बेबुनियाद है। अगर उनके पास कोई आधार है तो चुप क्यों है। सर, 48 घंटे की बात कही थी सीएम सस्पेंस को लेकर, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या आला कमान मजबूत है या फिर कमजोर है, क्या मानते हैं? देखिए, आला कमान मजबूत भी नहीं है, मजबूर है। और जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सिमटी है, कभी अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 2 सूबों के अंदर आकर बंद हो गई और आने वाले समय में यहाँ भी इनका वजूद खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार की मिजाज पुरसी गहलोत साहब ने अब तक गांधी परिवार की है, शायद उनकी मिजाज पुरसी की तकनीक काम आ रही है, इसी कारण से विलंब हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। भारत जोड़ो नहीं, पहले कांग्रेस तोड़ो यात्रा तो बंद हो। कांग्रेस में प्रत्येक सप्ताह कोई न कोई कांग्रेस का नेता इस देश के किसी न किसी कोने से कांग्रेस के जहाज से कूद कर नीचे उतर रहा है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है और वो समय बताएगा कि भारत जुड़ेगा। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। आज भारत जोड़ो की यात्रा करने का क्या कारण है। और अगर अब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो लंबे समय तक जिन्होंने 52 वर्ष तक राज किया, उसमें क्या भारत खंडित था? इस प्रकार के हास्यास्पद यात्राओं से कुछ निकलने वाला नहीं। सर, अल्पमत में सरकार मान सकते हैं क्योंकि इस्तीफा दिया है। और देखिए, इस्तीफा अब गेंद पूरी की पूरी विधानसभा अध्यक्ष जी के पाले में है। वो अनिश्चित काल के लिए इस्तीफों पर को लंबित नहीं रख सकते हैं। उनको निर्णय करना चाहिए और उनके निर्णय के बाद क्या स्थिति बनती है उसके बाद संवैधानिक संकट की बात होगी। मध्यावधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन क्या हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। पर अब मैं समझता हूँ रघुकुल रीत सदा चले आई वाला राजस्थान है और त्यागपत्र तो वापस लेंगे नहीं। बहुत बहादुर लोग हैं, इसलिए उनको निश्चित तौर पर अगर त्यागपत्र ले लिया तो फिर उसके बाद तो जो स्थिति राजनीतिक स्थितियां बदलेगी वो सामने आई जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि 4 साल से प्रदेश की सरकार ने विकास में सहयोग नहीं दिया और मुख्यमंत्री विधायकों को प्रभावित करके अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जसकौर मीणा ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वे आपसी लड़ाई बंद करें क्योंकि कांग्रेस में विघटन चल रहा है। राजस्थान में सियासी संकट गहराया हुआ है और सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ साथ बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा जी हैं। मैडम, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि 2020 में जब सियासी संकट पैदा हुआ था तब बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की और 10 से 20 करोड़ रुपए के प्रलोभन दिया विधायकों को। अपनी कमजोरी को गाने वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान में और पूरे देश में जिस तरह का विघटन चल रहा है, इस विघटन के संदर्भ में मैं क्या कहूँगी, आम जनता जानती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आपसी लड़ाई को ख़त्म करें और आपसी लड़ाई को ख़त्म कर इस देश के विकास में भागीदार बने। क्योंकि राजस्थान विगत 4 साल से सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से विकास में कोई सहयोग नहीं है। केवल मात्र अपने MLAs को
प्रभावित करना, एमएलएज को एकजुट करके अपनी गद्दी बचाए रखने का ही उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। मैडम 2 दिन का सस्पेंस था कि 2 दिन में सीएम फेस टैग कर देंगे और अभी तक वो सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, कोई बात। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और अंदरूनी जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए। मैडम सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, क्योंकि सचिन पायलट दौसा में उनका गढ़ भी रहा है पहले, तो क्या उनको बागडोर देनी चाहिए? क्योंकि गहलोत साहब ने भी कही है कि भाई मेरे को अगर सीट नहीं चाहिए, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए यदि आला कमान चाहे। देखिए, ना मैं सचिन के बारे में कुछ कहूँ, वो नौजवान है और नौजवान है, नौजवान की जो सोच और प्रगति की जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। मैं उस क्षेत्र की, उस आयु वर्ग की हूँ जो बुजुर्गियत है, तो अनुभव और तीव्रता, अनुभव और जोश, ये दोनों एक होने चाहिए। इनके तो विगत 4 सालों में एक जगह हुए ही नहीं, ये उल्टा सीधा चल रहे हैं और हमारे देश के, हमारे राजस्थान के नागरिकों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैडम भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अब विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं कि भारत? उनको कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में 9 अक्टूबर को प्रस्तावित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर के गहमा गहमी चल रही है। वहीं आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजे के दौरे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मंत्री भाटी ने कहा कि 4 साल तक वसुंधरा राजे बीकानेर की जनता से दूर रहीं, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आने के साथ ही वे दौरे कर रही हैं। कांग्रेस के नेता राजनीतिक कारणों के चलते दौरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता से जुड़ाव रहा है, इसीलिए वे लगातार आते हैं। बीकानेर में उनकी पार्टी में कई धड़े बन गए हैं, कुछ दौरे तो समर्थन में है तो कुछ इस दौरे के वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी वसुंधरा राजे ने बीकानेर में बहुत कम यात्राएं की और जब भी आई महलों तक सीमित रही हैं, और यदि अब वे बीकानेर आ रही हैं तो उनका भी स्वागत है। राजे सिंधिया जी की बात है तो वो 4 साल तक तो बीकानेर से दूर रही, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी यहाँ बीकानेर में विजिट हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे नेता राजनीतिक कारणों से पूरे प्रदेश के या जिलों में नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोगों से मेल मिलाप और जुड़ाव मुख्यमंत्री जी का रहा है तो हमेशा आते रहते हैं। वसुंधरा जी चुनाव नज़दीक है इसलिए वो आ रही है और अपनी पार्टी में भी उनके आप देख सकते हैं कि कई धड़े बने हुए हैं और यहाँ भी कुछ लोग उनकी यात्रा के पक्ष में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेरोजगारों का दांडी मार्च। जी हां, गांधी जयंती के खास मौके पर राजस्थान के बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और इसके साथ ही कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थी गुजरात के पालनपुर से आज दांडी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 150 किलोमीटर का सफर तय करके अहमदाबाद कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचेंगे। इस दौरान प्रदेश के 1100 से ज्यादा बेरोजगार राजस्थान सरकार की वादाखिलाफी के चलते गुजरात में प्रचार करेंगे, ऐसा दावा किया गया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के हजारों बेरोजगार अपनी लंबित मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार के अधिकारी और मंत्री लिखित में समझौता तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रहे, जिसके खिलाफ अब इन बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। काफी संख्या में राजस्थान के नौजवान अब दांडी यात्रा पर हैं और आज लगातार दांडी मार्च कर रहे हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी श्याम, लगातार इस दांडी यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या मांगे इन बेरोजगारों की और किस तरीके से अब इनका ये जो मार्च है वो चलेगा? लाइट चालू कर। से राजस्थान के बेरोजगार है वो राजस्थान में लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें हक नहीं मिला। तो ऐसे में आगामी जो है चुनाव है गुजरात में, ऐसे में यहाँ से दांडी यात्रा का आगाज है वो हो चुका है। पालनपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर
खुली जगह पर जो ये बेरोजगार है बैठे हैं, अपने हक की मांग को लेकर तमाम बेरोजगार है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके साथ में सैकड़ों की संख्या में जो है युवा बेरोजगार राजस्थान के विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं और अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए गुजरात का कूच किया। ये पालनपुर से अहमदाबाद तक यानी कि 150 किलोमीटर का लंबा पैदल कूच हो रहा है। इसमें युवा बेरोजगारों के साथ में जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। अहमद, आप लोग लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप दांडी यात्रा के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं? हम राजस्थान सरकार को और आर.के. शर्मा जी को दांडी यात्रा के तहत में ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि समय पर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इस दांडी यात्रा को अनवरत रखेंगे। अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक हम उसका घेराव करेंगे, चाहे कितने दिन हमारे लग जाए। 11,300 भाई हम पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में फैले हुए हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक हमारे पास में है। यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है, हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगने वाली ऑपरेटर भर्ती में परमानेंट नहीं करती है, यदि न्यूनतम मजदूरी के तहत में संविदा कर्मी बनाते हुए हमारा मानदेय तय नहीं करती है, तो हम इस जो कारवां है इसको लगातार जारी रखेंगे। आज हमारा पहला दिन है और हम पैदल दांडी यात्रा करते हुए 15 किलोमीटर तक चल चुके हैं। देखिए हेमंत, हमारे साथ गांधी जी की वेशभूषा में भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग लंबा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में आप पैदल कूच, आखिर राजस्थान सरकार से आपको न्याय नहीं मिला तो गुजरात से क्या उम्मीद रखते हैं? गुजरात में अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हम राजस्थान सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने। हम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के विद्यार्थी हैं, जिसमें 10,157 पोस्टें थी और उनमें से 7,000 बच्चे पास हुए हैं और अभी भी 3,000 सीटें खाली है। डीवी होना बाकी है, डीवी होने के बाद भी लगभग 4 से 5,000 सीटें खाली रहेगी। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही प्रार्थना है कि जो भी 40 और 35% का क्राइटेरिया है उसमें शिथिलता देके पूरी सीटें भरी जाए, और अगर अन्यथा ये हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस सरकार की विरोध में उग्र प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो यात्रा है के बेरोजगार है श्याम हेमंत, साफ तौर से इन लोगों ने एक अल्टीमेटम ये भी दे दिया हेमंत की जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसके अंदर भी इन लोगों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जाएगा अगर सरकार की ओर से उनकी मांगों को नहीं माना जाता। हमारे साथ उपेंद्र यादव है। उपेंद्र जी, लंबा संघर्ष किया और आज मार्च निकाल दिया है खुली जगह पर और ये बेरोजगार है अपने हक की आवाज उठा। देखो, दांडी यात्रा दिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? राजस्थान में सुन नहीं रहे, लापरवाही है, तानाशाही है। हमने अल्टीमेटम 1 महीने पहले दे दिया था, वो लाठीचार्ज किया गया, जेल में डाल दिया गया। हम कह रहे हैं कि आपने बजट में घोषणा की, मंत्रियों ने समझौता किया, सरकार के वादे थे वो पूरा करिए। अभी सीताराम जी ने बताया कि 11,000 लोग भटक रहे, ये कंप्यूटर अनुदेशक वालों ने बताया। वही जो पहले बजट में 2100 पदों पर पंचायत जैन भर्ती का निकालने का वादा किया वो अधूरा है। क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं? 3.5 साल हो गए, अब कह रही युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। पहले की वादा तो पूरा करिए। आपने कनिष्ठ अनुदेशक 1500 पदों पर निकालने का वादा किया। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो तमाम बेरोजगार है, चाहे वो कंप्यूटर भर्ती के डिवी को लेकर के मांग हो, शिथिलता को लेकर के मांग हो, या पंचायत सहायकों की मांग हो, या फिर संविदा कर्मचारी, CHA और तमाम जो बाकी दूसरे बेरोजगार है, अपनी अपनी मांगों को लेकर के इस दांडी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि ये दांडी यात्रा के माध्यम से राजस्थान की सरकार को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।